Good morning, children. Earlier, we have done with the introduction of the chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. We came to know about the meaning of socialism also. What is the meaning of socialism? And what is the relation between the Russian Revolution we are going to discuss later on. And we have also discussed about the series of revolutions that has come up in the Europe, right from the beginning of the English Revolution uh, till your Russian Revolution. Okay, so many changes were taking place after the revolutions. So for this we have to understand कि who wanted to make the changes in the society. So children, there were three groups: liberals, radicals and conservatives. ठीक है. So first of all let's talk about the liberals. Liberals जैसे नेम से ही क्लियर है, फ्री है ना, फ्रीडम. तो लिबरल्स जो किसको फेवर कर रहे थे? फ्रीडम. किससे फ्रीडम? फ्रॉम द स्टेट इंटरवेंशन, कि स्टेट का कोई भी दखल अंदाज़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाज़ी नहीं होनी चाहिए. किस में नहीं होनी चाहिए? इन द रिलीजियस एंड इकोनॉमिक मैटर्स. ठीक है. और किस पे स्ट्रेस कर रहे थे? वो लोगों के अधिकारों के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा कर रहे थे. जैसे राइट टू लाइफ था, सिविल और रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, राइट टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन था, ट्रेड कर सकते थे, मतलब बिजनेस कर सकते थे, राइट टू प्रॉपर्टी. तो इस तरह के अधिकारों की बात लिबरल्स ज़्यादा करते थे. और पॉलिटिकल स्फेयर में भी उन्होंने किसको सपोर्ट किया? डेमोक्रेटिक स्टेट होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव असेंबली होनी चाहिए जो कि लॉज को फ्रेम करे. ठीक है. और उन्होंने क्या करा? दिस ऑल्सो शो द रिस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. ठीक है, कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. और उन्होंने क्या करा था कि जो इलेक्शंस भी जो है, इलेक्शंस तो होते थे बट इलेक्शंस वर नॉट ऑन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. आप सबको पता है ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? जो भी 18 ईयर्स होता है बच्चा या उससे ऊपर की उम्र, दे ऑल हैव द राइट टू वोट. ठीक है. तो फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए और बाकी कंट्रीज़ में जो नंबर्स ऑफ वोटर्स थे 19th सेंचुरी, वो बहुत कम थे. क्यों कम थे? क्योंकि जो टैक्सेस को पे करते थे वही राइट टू वोट के अधिकारी थे. ठीक है. और वुमेंस भी इसमें से एक्सक्लूडेड थे, उनको भी अधिकार नहीं था वोटिंग देने का. तो ये तो हो गया आपका लिबरल्स. ठीक है. तो आप इसमें देख लीजिए, टॉपिक्स आपके कवर्ड ही हैं इसमें लिबरल्स के. उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वन इज़ लिबरल्स वांटेड अ नेशन इन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन. एक तो नंबर पॉइंट हो गया आपका ये. ठीक है. आगे चलते हैं, जो मैंने अभी आपको समझा भी दिया है. ठीक है. सो लिबरल्स और क्या चाहते थे? लिबरल्स और चाहते थे ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ एंड डायनेस्टिक रूलर्स, कि जो डायनेस्टिक रूलर थे, जो वन आफ्टर अदर किंग का बेटा उसका आगे ऐसे आ रहे थे. सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा कि इनको अपोज किया अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, की डायनेस्टिक रूलर्स नहीं होने चाहिए. ठीक है. तीसरी बात उन्होंने क्या करी कि जो वो चाहते थे, जो लिबरल्स चाहते थे कि उनके पास जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होने चाहिए. ठीक है. और चौथी बात क्या था कि वेल ट्रेंड जुडिशरी चाहते थे. ठीक है. इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स. ओके. और क्या चाहते थे कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो लिबरल्स है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे, डिड नॉट बिलीव. ठीक है. तो राइट हर सिटीज़न का राइट नहीं होता था, क्योंकि जो मैंने आपको जैसे बताया कि टैक्सेस जो पे करते थे वही लोग थे मेनली, जो जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी. ठीक है. और वुमेन्स इसमें से एक्सक्लूडेड थी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिबरल्स. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट कम्स योर रेडिकल्स. ओके. तो रेडिकल्स कैसे थे? रेडिकल्स जो थे 19th सेंचुरी में उन्होंने, मतलब उनका मेन था कि राइट टू वोट होना चाहिए सबका. ठीक है. तो उन्होंने लोगों को फेवर किया कि इंक्रीज़ पार्टिसिपेशन करें सब लोग पॉलिटिक्स में. ठीक है. चाहे वो पुअर हैं, है ना, चाहे वो वुमेंस हैं. तो और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स भी स्टार्ट करी. तो लिबरल्स ने इन चीज़ों के बारे में नहीं करी बातें, लेकिन जो रेडिकल्स थे वो किसके बारे में? वेलफेयर स्कीम्स के बारे में ज़्यादातर सोचते थे. और वो मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी की इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट नहीं थे,
पर दे वर नॉट सपोर्टिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एज स्ट्रांगली एज लिबरल। जितने लिबरल जो स्ट्रांगली प्राइवेट, क्योंकि उन्होंने देखो अधिकार किसको दिया था वोटिंग का, जिनके पास प्रॉपर्टी थी। लेकिन जो रेडिकल्स थे वो वैसे तो अगेंस्ट नहीं थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है उतना ज़ोर से नहीं किया जितना कि लिबरल्स उसको कर रहे थे, एज वेल एज कंजर्वेटिव्स भी लिबरल्स की तरह ही प्रॉपर्टी वालों को ज़्यादा फेवर कर रहे थे। सो ये जो थे जो रेडिकल्स थे ये नहीं चाहते थे कि जो वेल्थ की कंसंट्रेशन हो वो किस बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स या फैक्ट्री ओनर्स या ट्रेडर्स के पास रहे। तो ये गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो मेजॉरिटी जिसको लाइक करे। तो मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट। ठीक है, सफरेज मूवमेंट क्या होती है बेटा? सफरेज आपको पता हो ना, सफरेगेट मूवमेंट, कि वो जो वुमेंस के अधिकारों के लिए कोई मूवमेंट लड़ी जाती है, दैट इज़ नोन एज सफरेगेट मूवमेंट। ठीक है, तो लिबरल्स की तरह नहीं, उन्होंने क्या करा, जो ग्रेट लैंड ओनर्स थे, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे, उनको उनकी प्रिविलेजेस को अपोज किया उन्होंने। ठीक है, तो मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे कि मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट उन्होंने क्या करा, डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि जो रेडिकल्स थे कि जो वो नहीं चाहते थे कि लैंडलॉर्ड्स, फैक्ट्री ओनर्स या ट्रेडर्स के हाथ में जो सारी पावर रहे। ठीक, अब चलते हैं हम कंजर्वेटिव्स के पास। तो कंजर्वेटिविज़म का मतलब क्या है कि द डिज़ायर टू कंजर्व कर की इच्छा रखना। ठीक है ना, जो कंजर्वेटिव्स थे वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं चाहते थे एक्चुअली सोसाइटी में। ठीक है, 19th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिज्म तो था इंग्लैंड में, हैड बीन अपोज टू एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स के जो एक्सटेंशन हो रहा था उसको उन्होंने इंग्लैंड में अपोज़ किया कि वोटिंग राइट्स, जैसे रेडिकल्स चाहते थे कि वुमेंस भी इसमें पार्टिसिपेट करें, जो आपकी गवर्नमेंट बने वो भी ऐसे हो जो मेजॉरिटी लोगों के जिसको फेवर करें, इस तरह वो गवर्नमेंट बने। तो ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो सोसाइटी में कंजर्वेटिव्स नहीं चाहते थे, तो उन्होंने जो वोटिंग राइट्स की एक्सटेंशन था उसको अपोज़ किया। तो कंजर्वेटिव्स के अकॉर्डिंग जो वाइज़र या रिचर और जो मोर कैपेबल जो है वो उनको लीड करना चाहिए और ऑर्डिनरी पीपल को गवर्न करना चाहिए, उन्हीं लोगों को गवर्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इनकी सोच इस तरह की। और क्या करते थे जो कंजर्वेटिव्स थे, जो चर्च के अधिकार थे उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। अगर आपको याद हो, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया है, उसमें चर्च और नोबल्स के पास सारे प्रिविलेजेस उनको मिलते थे। ठीक है, तो ये इसी तरह से ये भी जो कंजर्वेटिव्स थे वो चर्च के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। और उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी उसका फेवर किया, है ना, डिफेंड किया कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे रेडिकल्स चाहते थे कि नहीं होनी चाहिए लैंडलॉर्ड्स के पास, है ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी वैसे नहीं अगेंस्ट थे, लेकिन किसी एक लैंडलॉर्ड्स के हाथ में या फैक्ट्री ओनर्स के हाथ में नहीं होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो वो डिफेंड करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी की। और वो क्या कहते थे, इसको क्या कहा करते थे, द फ्रूट्स ऑफ वंस एफर्ट एंड लेबर। ये अगर कोई एफर्ट करता है, कोई लेबर करता है, उसका ये फल है। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और 20वीं सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स थे इंग्लैंड में, उन्होंने पूरी तौर से एंटी नेशनलाइजेशन कैंपेन किया। ठीक है, कब किया? इन द 20th सेंचुरी। और आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि उन्होंने अपोज़ किया इंडस्ट्री और कॉमर्स में, जो कि गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल के अंडर आ गई थी। और इसका मतलब ये नहीं था कि कंजर्वेटिव जो थे विश टू कीप थिंग्स जस्ट एज दे वर, कि ना, कि वो ये भी नहीं कंजर्वेटिव्स, इसका ये जो सब चीज़ें हमने भी ऊपर करी हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि जो कंजर्वेटिव्स जो जैसी वो भी थोड़ा चेंज होना चाहते थे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ बहुत स्लोली, मतलब ग्रेजुअल चेंज चाहते थे। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है रिफॉर्म इज़ प्रेफरेबल टू रेवोल्यूशन। ठीक है, वो मतलब उनके हिसाब से जो रेवोल्यूशन से अच्छा रिफॉर्म हो जाए। 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव जो थे उन्होंने चेंज का जो आइडिया था उसको अपोज़ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जैसे आप इसमें लिखा हुआ है। और 19th सेंचुरी में दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनएविटेबल बट बिलीव्ड इन द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। मतलब चेंज तो चाहते थे लेकिन पास्ट भी छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है,
एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू स्लो प्रोसेस। वो चाहते थे कि स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, एकदम से नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, सो ये जो डिफरेंट आइडियाज़ थे सोसाइटल चेंज के, ये क्लैशेस होने लगे। ठीक है, ड्यूरिंग द सोशल एंड पोलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलो द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ था। तो बहुत सारे अटैम्प्ट्स हुए रेवोल्यूशंस के एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में 19th सेंचुरी में। तो ये जो आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई 19th सेंचुरी में, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये दोनों चीज़ें लिमिट्स और पोटेंशियल जो थे पॉलिटिकल टेंडेंसीज़ को, दोनों को डिफाइन कर। इन शॉर्ट अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं। लिबरल्स जो थे वो रिलीजियस टॉलरेंस चाहते थे, मोनार्की रूल नहीं चाहते थे, वेल ट्रेंड जुडिशरी चाहते थे। ठीक है, और वो वोटिंग राइट्स किसको चाहते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी हो, कि वो वुमेंस को नहीं चाहते थे। अब आते हैं रेडिकल्स के। वो ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें सब लोग को वोटिंग राइट्स मिले। ठीक है, वो वुमेंस को भी चाहते थे कि वुमेंस को राइट मिले। अब वुमेंस सफ्रेगेट मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुई थी। क्यों? कि वो मूवमेंट जिसमें वुमेंस को अधिकार मिले, वोटिंग राइट्स मिले। और दूसरे आगे आपके रेडिकल्स, वो ऐसा नेशन चाहते थे, और क्या चाहते थे रेडिकल्स? ऐसा नेशन चाहते थे कि जो लैंड ओनर्स को प्रॉपर्टी और प्रिविलेज दोनों ही नहीं देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर उनको नहीं मिल रहे हैं, पेजेंट्स को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी नहीं मिलने चाहिए। वो नहीं चाहते थे कि अगर लैंड ओनर्स, अगर पेजेंट्स और कॉमन मैन को नहीं मिल रहे हैं कोई प्रिविलेजेस, तो लैंड ओनर्स को, बड़े लोगों को भी नहीं मिलने चाहिए। इस तरह की सोच वाले रेडिकल्स थे। कंजर्वेटिव्स, उन्होंने रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों की पॉलिसीज़ को अपोज किया था। वो चाहते, चेंजेस तो चाहते थे वो, लेकिन स्लो मोशन में चाहते थे। ठीक है, अब अगला टॉपिक आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कि किसी भी रीजन में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना, है ना। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी यही होगी ना, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगी तो वहीं पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई वो। और जब इंडस्ट्रीज़ आती हैं तो सोशल चेंज भी होता है, कि चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आई, इकोनॉमी बढ़ी। अब इकोनॉमी बढ़ी तो आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ा, स्टैंडर्ड बढ़ा तो आपका ऑब्वियसली सोशल चेंज भी आ गया। ठीक है, सो ये सब चीज़ें जो हैं आई इसमें, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि मेन और वुमेन, है ना, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया यूरोप में, जो मेन और वुमेन थे, चिल्ड्रन थे, वो सारे इंडस्ट्रीज़ के कांटेक्ट में आ गए। अब जब इंडस्ट्रीज़ के कांटेक्ट में आने लगे सब, तो प्रॉब्लम्स भी आने लगी। ठीक है, जब प्रॉब्लम्स आने लगी तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी, अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और प्रॉब्लम्स क्या थी कि वेजेस डिक्रीज़ होने लगे थे, वर्किंग आवर्स जो थे उनके बढ़ने लगे थे, 16 to 18 आवर्स के टाइमिंग हो गया था। हाउसिंग प्रॉब्लम्स होने लगी थी। ठीक है, रहने की दिक्कत आने लगी थी। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आ गई थी, तो लोग जो है हाथों से काम करने वाले, उनके काम खाली जिनको इंडस्ट्रीज चलानी आते थे उनका काम हो गया था। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगी थी। और जिस एरिया में वो रहते थे वहाँ पे सैनिटेशन प्रॉब्लम बहुत होने लगी थी, बहुत मतलब हालात बहुत ख़राब होने लगे थे। तो लिबरल्स और रेडिकल्स उनके इन इश्यूज़ के लिए सोल्यूशंस चाहते हैं। द लंडन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी सीन बाय द कंटेम्प्रेरी। ठीक है, मिड 19th सेंचुरी के जो पुअर लोग थे, किस तरह की कंडीशंस थी, खाने पीने के लाले हो गए, है ना, रहने के, है ना। तो इंडस्ट्रीज़ थी ऑलमोस्ट वो एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ थी, मतलब किसी एक ने पैसा लगा दिया और उसके बाद वो वर्कर्स की उस इंडस्ट्री में काम करते थे, और सारा जो है फ़ायदा किसको हो रहा था, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। ठीक है, तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो कई बार खुद ही प्रॉपर्टी ओनर्स थे और एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे। तो उन्होंने अपनी वेल्थ जो है कैसे बनाई, थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स के थ्रू। ठीक है, और उनको लगा कि इस तरह के जो एफ़र्ट्स हैं वो हमेशा इनकरेज करने चाहिए, और इसके बेनिफिट्स जो हैं उनको मिलने चाहिए। अगर कह रहे जो वर्क फोर्स होगी, अगर वर्क फोर्स इन द इकॉनमी वॉज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड, तभी जो है बेनिफिट्स उनको ज़्यादा हो पाएंगे। ठीक है, कि उनके जो सिटीजन्स जो हैं वो एजुकेटेड हों और जो हेल्दी हों, क्योंकि अगर हेल्दी होंगे तो काम अच्छी तरह से कर सकेंगे। ठीक है, तो लिबरल रेडिकल्स ने सोल्यूशन क्या ढूंढा कि
उन्होंने कहा सोचा कि ये प्रॉपर्टीज़ जो उनके पास है वो वर्कर्स को दे सकते हैं काम करने के लिए, तो इससे क्या होगा, वेजेस भी इम्प्रूव हो जाएंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। और ये जो आइडिया था वो नेशनलिस्ट ने भी सपोर्ट किया। ठीक है। अब इटली में एक नेशनलिस्ट थे गुसेप्पी मज़ीनी। ठीक है। उन्होंने ये जो उनका जो आइडिया था, नेशनलिस्ट आइडिया था इटली में, उसकी वजह से उनको वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो अब आपने इसमें ये देख लीजिए, बेनिफिट्स होके अपोज कर दिया उन्होंने प्रिविलेजेस, अपोज टू द प्रिविलेजेस एंड ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, कि जो जन्म से ही जो लोग चले आ रहे थे उनको प्रिविलेजेस मिल रही थी, जैसे चर्च की और नोबिलिटी की हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में करी। ठीक है। तो क्या कहते थे कि इंडिविजुअल एफर्ट की वैल्यू, मतलब एक इंडिविजुअल एफर्ट की वैल्यू पे ज़्यादा वो उनको बिलीव करते थे, है ना। इंडिविजुअल एफर्ट होना चाहिए, लेबर होनी चाहिए, एंटरप्राइज होने चाहिए। ठीक है। और अगर फ्रीडम हो इंडिविजुअल्स को, और अगर पुअर लेबर कर सकें एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप। जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना कि शॉर्ट में ही, कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टीज़ उनको दे देंगे, वर्कर्स उन पे काम करेंगे, वेजेस उनकी इंक्रीज़ होंगे, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा, तो इससे क्या होगा, वो और ज़्यादा डेवलप होगा, सोसाइटीज़ जो है डेवलप होंगी। तो बहुत सारे वर्किंग मैन और वुमेन जो थे, वो जो चेंज चाहते थे, ठीक है, तो उन्होंने पूरी दुनिया में रैली किया अराउंड द लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप एंड पार्टीज़ इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो ठीक है, पूरे उन्होंने रैली किया अर्ली 19th सेंचुरी में उनके लिए। ठीक है। अब जब कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स वो रेवोल्यूशन चाहते थे ताकि गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश हुई थी यूरोप में 1815 में, तो उसको ख़त्म कर दें, बंद कर दें। और फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया ये रेवोल्यूशनरीज बन गए एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। तो उन्होंने किस चीज़ के लिए काम किया, अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, फिगर वर्ड याद कर लेना, जिससे आपको वर्ड मिल जाएगा FIGR, F फॉर फ्रांस, I फॉर इटली, है ना, ये आपका लिखा है F फॉर फ्रांस, I फॉर इटली, G फॉर जर्मनी, R फॉर रशिया, FIGR, फिगर, इस तरह से याद कर लेना। तो ये फ्रांस, इटली और जर्मनी जो थी ये रेवोल्यूशनरीज बन गए और इन्होंने जो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स थे उनको बाहर फेंकने की पूरा उसके लिए काम किया। तो नेशनलिस्ट जो थे रेवोल्यूशन के बारे में हमेशा बातें करते थे, है ना, वो ऐसे चाहते थे इस तरह का नेशन क्रिएट हो जहाँ सारे सिटीजन्स जो हैं वो क्या करें, उनके पास इक्वल राइट्स हों। और जब 1815 में ग्यूसेप मज़ीनी आए, वो इटालियन नेशनलिस्ट थे, तो उन्होंने कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। तो उन्होंने बाकी सबको ये उनके साथ मिलजुल के ये काम किया कि हमें इस तरह के जो सबको अधिकार मिले, सबको इक्वल राइट्स मिले, इस तरह की सोच सब में डालने की शुरू कर दिया था उन्होंने। तो जो नेशनलिस्ट थे, चाहे वो इंडिया में हो या कहीं और हो, सब ने उनकी गिउसेप्पी मज़ीनी की राइटिंग्स को पढ़ना शुरू कर दिया। सो विद दिस वी एंड विद द टॉपिक। ओके चिल्ड्रन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। ठीक है। तो यूरोप में सोशलिज्म का आना, ठीक है। सोशलिज्म आपको मैंने बता दिया एक आइडियोलॉजी थी, बिगनिंग में आपको इंट्रोडक्शन में बताया, जिसमें सब लोगों को हर तरह जो भी रिसोर्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मनी है ना, कोई भी रिसोर्स हो, वो सब इक्वली सबको मिले, है ना। ऐसा नहीं कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनको सब कुछ मिलता रहे और जो पुअर लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनको कुछ भी ना मिले। तो सोशलिज्म का मतलब यही था। तो कैसे 19th सेंचुरी में यूरोप था, उसमें जो सोशलिज्म को किस तरह से माना जाता था, एज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ एंड अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन। इसी वजह से कि इक्वालिटी होगी सब में, है ना, सबको एक जैसे रिसोर्सेज मिले, इस आइडिया को लेके ही बहुत सारे लोग जो थे पूरे देश के और कंट्रीज़ के, अलग अलग कंट्रीज़ के, वो इसकी तरफ, सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। ठीक है। जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, किसी हर इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी थी, वो मतलब कैपिटलिज्म से आप कह सकते हैं कि जितने भी गलत चीज़ें हैं उनका जो
ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही उसका मेन रूट है, मेन कारण है। क्यों? कि जो इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी को ओन करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो एम्प्लॉयमेंट देते थे, लेकिन जो जो मेनली जो वो प्रॉपर्टी यूज़ करते थे वो अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ करते थे, ना कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। ताकि जो उन लोगों के वेलफेयर के लिए भी नहीं करते थे जो उनको जिनकी जो प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते थे। सोसाइटी उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगी तो सोशल इंटरेस्ट को सब मिल के ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दे पाएंगे। तो सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर, इसलिए जो सोशलिस्ट थे वो ये चेंज चाहते थे और उन्होंने इस चीज़ के लिए कैंपेन किया। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ फ्यूचर। सोशलिस्ट थे उनका अलग फ्यूचर का अलग ही एक नज़रिया था। तो कुछ तो बिलीव करते थे उसमें कोऑपरेटिव्स का आइडिया, जैसे आपका रॉबर्ट ओवन थे 1771 से 1858 का इनका पीरियड टाइम है। ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे और इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड किया जिसको न्यू हार्मनी इन इंडियाना जिसका नाम दिया था, ठीक है, न्यू हार्मनी इन इंडियाना, दैट मीन्स इन USA। तो अदर सोशलिस्ट को महसूस किया कि जो कोऑपरेटिव्स हैं नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, ठीक है। वो उनका सोच थी कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स के उसके ऊपर ही, जैसे कैपिटलिज्म जिसे आप कहते हैं, उसी बेसिस पे ही होना चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल को ही उस पर काम करना चाहिए। तो उन्होंने डिमांड किया कि गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव्स, कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए। अब फ्रांस में एक सोशलिस्ट थे सेंट साइमन, ठीक है, और फोरियर थे और एक लुइस ब्लैंक थे, ठीक है। तो फर्स्ट सोशलिस्ट वर फ्रेंचमैन सेंट साइमन, फ्लोरियर एंड लुइस ब्लैंक, ठीक है। तो सेंट साइमन जो थे वो रियल फाउंडर कह सकते हो आप सोशलिज्म इन फ्रांस, ठीक है। लुइस ब्लैंक क्लेम करते हैं कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, ठीक है। ये हर एक आदमी अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करे और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है। तो लुइस ब्लैंक का ये था, उनका 1813 से 1882 का पीरियड है। तो वो लुइस ब्लैंक चाहते थे कि वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज, कि वो रिप्लेस करें, इन कोऑपरेटिव्स को बढ़ाए और कैपिटलिस्ट की जो एंटरप्राइज है उनकी जगह पे इनको ज़्यादा कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करें। और ये जो कोऑपरेटिव्स थी वो टू बी एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर। कार्ल मार्क्स की जो सोशलिज्म थ्योरी है, कार्ल मार्क्स और 1818 का टाइम है टू 1883 का। फ्रेडरिक एंजल्स जो है 1820 और 1809, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कार्ल मार्क्स का और एंजल्स के बारे में। उन्होंने कैपिटलिज्म को रिजेक्ट किया था और क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि वो उनको लगता था कि एक्सप्लॉयटेशन होता है, मास एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। तो मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इसके लिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था कि जो कैपिटलिस्ट थे वो जो भी फैक्ट्रीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते थे वो खुद उसका अधिकार था, उनके कैपिटलिस्ट का अधिकार था कि फैक्ट्रीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन जो प्रॉफिट्स था कैपिटलिस्ट का, जो कि वर्कर्स प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, मतलब कैपिटलिस्ट तो इन्वेस्ट किया लेकिन प्रॉफिट जो कौन बनाता था, वो वर्कर्स प्रोड्यूस करते थे। जो कंडीशन है वर्कर्स की वो इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक उनका जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट जो है उसको एक्यूमुलेट ना करे, ठीक है। मैं उनमें भी डिवाइड कर दे कि उसको जितना उनका खुद अपना रख ले थोड़ा सा, बाकी उनमें डिवाइड कर ताकि उनकी कंडीशन अच्छी हो सके, ठीक है। तो वो चाहते थे कि वर्कर्स को कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना पड़ेगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको भी उनको ख़त्म करना पड़ेगा, कि वर्कर्स हैव टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एज वेल एज एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मार्क्स बिलीव करते थे कि दैट अपने आप को आज़ाद करने के लिए कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से वर्कर्स को सोसाइटी को
को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जिसमें सारी प्रॉपर्टी जो है वो सोसाइटी ही कंट्रोल करे, ठीक है। और ये कौन सी सोसाइटी होगी? कम्युनिस्ट सोसाइटी, मतलब कार्ल मार्क्स ने नाम दिया था कम्युनिस्ट सोसाइटी का। तो ही वॉज कन्विंस दैट वर्कर्स वुड ट्रियम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। तो उन्होंने जोर दिया था कि जो वर्कर्स जो हैं कैपिटलिस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा उनको, ठीक है। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। Okay children, now we are going to cover the last topic of this unit, that is support for socialism. अब सोशलिज़म को सपोर्ट तो करना ही था क्योंकि जो सोशलिस्ट आइडिया था 1870 तक पूरे यूरोप में स्प्रेड हो चुका था, और अपने एफ़र्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट ने क्या करना शुरू कर दिया, एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल, ठीक है। तो सेकेंड इंटरनेशनल बॉडी वॉज मेड बाय द सोशलिस्ट, ठीक है। देन जो वर्कर्स थे इंग्लैंड और जर्मनी में, उन्होंने एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी ताकि वो बेटर लिविंग कर हो सके, उनकी वर्किंग कंडीशंस उनकी अच्छी हो सके। उन्होंने फंड्स सेटअप करने शुरू कर दिए ताकि वो अपने मेंबर्स को जब कभी मुसीबत हो उस समय में उनको हेल्प कर सकें। और उन्होंने वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करने की भी डिमांड करी और राइट टू वोट का भी डिमांड किया। और जर्मनी में ये जो एसोसिएशंस थे बहुत ही क्लोजली, मतलब सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी SPD, उसके बहुत ही क्लोज़ उसके साथ काम कर रहे थे। वो एक पार्टी थी और उनके साथ मिलके ये एसोसिएशंस काम कर रहे थे, और उन्होंने पार्लियामेंट्री सीट्स में विन करने के लिए उनको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को हेल्प भी किया। और 1905 में जो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट थे, उन्होंने एक लेबर पार्टी बना ली इन ब्रिटेन में, और सोशलिस्ट पार्टी बन गई फ्रांस में। जबकि 1914 तक जो सोशलिस्ट थे वो कभी भी उनको एज अ गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सके वो यूरोप में, बट फिर भी उन्होंने पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में काफ़ी अपने आइडियाज़ जो थे, अपने लेजिस्लेशन को शेप अप करने के लिए काफ़ी अपने आइडियाज़ दिए। पर जो गवर्नमेंट जो थी वो अभी भी कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स और रेडिकल्स ही रन कर रहे थे। सो विद दिस वी completed with the last topic of the first unit.